एक सांसद को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। गांव में बदनामी होना शुरू हुई। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और फूलन को गांव से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन हर ऑपरेशन के पहले और बाद में फूलन के कहने पर पूरी गैंग किसी न किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर पूजा जरूर किया करती थी। विक्रम ने ही फूलन से कहा था कि अगर मारना ही है तो 20 को मारना, एक को मारेगी तो लोग तुझे हत्यारन कहेंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे। खैर, बाबू गुज्जर की नजर भी फूलन पर थी और उसने अगले 72 घंटों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया। लेकिन तीसरे दिन शाम को स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। आज से लगभग 24 साल पहले 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिस पर एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं होता। उस दिन दहाड़े इंडियन पार्लियामेंट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक सांसद को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। चंबल की जानी मानी डकैत फूलन देवी की हत्या के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ठीक सामने है ये संसद चौक और संसद चौक से आगे चलते हैं तो यहाँ पड़ती है ये पटेल चौक। पटेल चौक से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पर है ये अशोका रोड और इसी अशोका रोड पर 44 नंबर मकान ही था फूलन देवी का। अब वापस पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आ जाओ। आज दिन है 25 जुलाई 2001 का और पार्लियामेंट में लंच ब्रेक हो चुका था। 1:20 पर ये गाड़ी जो पार्लियामेंट से बाहर निकल रही है, इसमें बैठे हुए हैं 4 लोग। पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह। आगे वाली सीट पर मौजूद हैं रघुराज सिंह शाक्या और उनका ड्राइवर जो इस वक्त फूलन देवी को उनके घर तक लिफ्ट दे रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए पटेल चौक पहुंचती है, फिर वहां से अशोका रोड जाती है और 44 अशोका रोड के सामने यानी कि फूलन देवी के इस घर के सामने फूलन देवी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करके सांसद RS शाक्या और उनके ड्राइवर चले जाते हैं। जब फूलन देवी को उनके घर के सामने ड्रॉप किया गया, उसी वक्त यहाँ दूसरी तरफ एक ग्रीन मारुति 800 खड़ी थी जिसमें मंकी कैप लगाए 3 शूटर्स मौजूद थे। फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगे, वैसे ही इन तीनों शूटर्स ने फूलन देवी का पीछा किया और पास जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह को पेट में एक गोली लगी और वो यहीं पर गिर गए। इस फायरिंग के दौरान फूलन देवी को टोटल 5 गोलियां मारी गईं, जिसमें से एक गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा उनके माथे के बीचों बीच मारी गई। गोलियों की आवाज सुनते ही फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह बाहर आए। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ फूलन देवी और बॉडीगार्ड जमीन पर गिरे हुए हैं और मंकी कैप पहने हुए तीनों शूटर्स अपनी ग्रीन मारुति 800 में बैठकर शूटिंग साइट से भाग रहे हैं। उम्मेद सिंह ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन एम्बुलेंस आई ही नहीं। इसलिए फिर उम्मेद सिंह ने फूलन देवी और बलविंदर सिंह को अपनी पर्सनल कार में बिठाया और श्री राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके चले गए। ड्रोन शॉट की मदद से समझो कि ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये है पटेल चौक, ये है फूलन देवी का घर और शूटिंग साइट और ये रहा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। यहाँ देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ज्यादा दूर है ही नहीं। बट स्टिल जब फूलन देवी को हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और कुछ इस तरीके से बैंडिट क्वीन या यूं कह लो कि चंबल की जानी मानी डकैत ने अपनी देह का त्याग किया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फूलन देवी से आखिर किस बात का बदला लिया जा रहा था जो उन्हें उनके घर के सामने ही 5 गोलियां मार दी गईं। मंकी कैप लगाए हुए ये तीनों शूटर्स कौन थे, इन्हें किसने भेजा था और इस पूरे फूलन देवी हत्याकांड की एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे की गई थी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात 1963 की है। उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में जन्म होता है फूलन देवी का। फूलन देवी मल्ला कम्युनिटी की थी जिसे उस जमाने में लोअर कास्ट माना जाता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही फूलन अपने हक के लिए लोगों से भिड़ जाती थी। अब चूंकि फूलन कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुई थी तो फूलन के चाचा ने उनकी जमीन हड़पनी चाही तो सिर्फ 10 साल की फूलन अकेले ही उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन फूलन की माँ ने उसे बताया कि उसका चाचा और उनका बेटा मैयादीन ने फर्जी कागज बनवाकर उनकी जमीन छीन ली है। तो फूलन सीधा उस खेत में जाकर बैठ गई और हटने से मना कर दिया। मैयादीन जो उस वक्त 20 साल के आसपास का था वो फूलन को भगाने आया, लेकिन फूलन वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से में आकर मैयादीन ने फूलन के सिर पर ईंट मार दी। घर वालों को लगा कि कहीं फूलन कोई और लड़ाई ना कर ले, इसलिए उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही फूलन की शादी करवा दी। इनफैक्ट फूलन की शादी एक ऐसे आदमी से की गई जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था और एक विडोअर भी था। नाम था पुत्तीलाल। सिर्फ 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल के बदले में उस छोटी सी फूलन को उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेज दिया गया। शादी
शादी के बाद पुत्तीलाल उसके साथ जबरदस्ती करता, उसे पीटता था और हर दिन उसकी जिंदगी को और भी नरक बना देता था। ये सब सहना फूलन के बस के बाहर होता जा रहा था। अपने 12वें बर्थडे के बाद एक दिन फूलन ने सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया। वो वहाँ से पैदल ही निकल गई और अपने मायके लौट आई। फूलन के घर वालों के लिए ये एक धब्बा सा था और फूलन की माँ ने तो ये तक कह दिया, मर जाओ या तो कुएं में कूद जाओ या यमुना में डूब जाओ। अब घर वाले ही इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो सोचो सोसाइटी ने क्या कुछ नहीं बोला होगा। अगर आज के टाइम भी कोई महिला अपने पति को छोड़ के वापस आ जाती है तो सोसाइटी के वो 4 लोग कितनी ज्यादा बातें बनाते हैं। फिर ये तो आज से 500 साल पहले की बात है, तो सोचो उस समय इस बात का कितना बड़ा मुद्दा बनाया होगा। मोरओवर फूलन के साथ भी वही हुआ। मायके लौटने के बाद फूलन को खराब नजरों से देखा जाता था और इसी बीच एक हादसा हुआ। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन जैसे तैसे उस लड़के को मार के तो वहां से भाग गई। पंचायत बैठी। चूंकि गांव ठाकुर कास्ट डोमिनेटेड था, सरपंच का बेटा भी ठाकुर ही था और फूलन एक लोअर कास्ट महिला थी, तो उन लोगों ने फूलन को कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उसे गाँव से भी निकाल दिया। यहाँ आपको एक बात ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर, जिसे अक्सर राजपूत भी कहा जाता है, एक अपर कास्ट कम्युनिटी है जो हिस्टोरिकली वॉरियर क्लास यानी कि क्षत्रिय मानी जाती है। ये लोग पहले से ही जमीन के बड़े मालिक रहे हैं और रूरल एरियाज में इनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है। ठाकुर नाम असल में एक फ्यूडल टाइटल था जिसे लोग इज्जत और पावर के रूप में यूज करते थे। आज भी यूपी के कई गांव कस्बों में ठाकुर फैमिलीज के पास जमीन, पैसा और लोकल पावर होती है। एनीवेज गांव से निकल के फूलन अपने कजन कैलाश के घर चली गई जो यमुना नदी के पास टोगा गांव में रहता था। कैलाश, जिसके घर फूलन रुकी थी, दिखने में तो एक आम आदमी ही था, लेकिन असल में वो डकैतों के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे खबर देना, सामान पहुंचाना। इसी कनेक्शन के थ्रू फूलन की पहली मुलाकात डकैतों से हुई थी। कैलाश पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन कुछ सोर्सेज में मेंशन्ड है कि फूलन और कैलाश ने शादी भी कर ली थी, पर यह शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। फूलन अपने कजन की जमीन पर घास काटती थी और भैंसों को चराने ले जाती थी, पर धीरे धीरे गांव में उसकी इमेज बदलने लगी। लोग उसके बारे में अफवाहें उड़ाने लगे। उसे एक बदनाम औरत के रूप में देखा जाने लगा जो अकेली यमुना में नहाती थी, वो भी बिना कपड़ों के। फिर एक दिन फूलन ने अपने कजन कैलाश के घर से भी निकल जाने का फैसला किया। फूलन वापस अपने खुद के घर गोरहा का पूर्वा में आ गई, पर उनकी बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई। साल था 1979 और फूलन की उम्र थी सिर्फ 16 साल। पुलिस ने फूलन को गिरफ्तार कर लिया, ये इल्जाम लगाकर कि उसने सरपंच के घर चोरी की है और वो डकैतों के साथ मिली हुई है। जेल में फूलन के साथ और भी भयानक चीजें हुई। पुलिस वालों ने कई दिनों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया और कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो उसके खुद के पिता के सामने भी। सबसे खराब बात यह है कि जिस सिस्टम को फूलन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसी सिस्टम ने फूलन के साथ गलत किया। यह बात भी फैक्ट है कि सिस्टम को बदलने का एक ही तरीका होता है, अंदर से उसका हिस्सा बनना। आज हजारों लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि वो सिस्टम में चेंज लाकर उसे एक बेस्ट वर्जन बना सकें। और अगर आप भी इसी मिशन पे हो तो एक ऐप आपका साथ दे सकता है, टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पर आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स और डिटेल्ड स्टडी नोट्स, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आज 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेस्ट बुक से जुड़ चुके हैं। अब क्यों इतने स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म को प्रीफर कर रहे हैं, इसका भी रीजन बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम मानी जाती है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जैसे टफ एग्जाम में एयर 2 आशीष तिवारी, एयर 4 देवेश बैरागी और एयर 6, 8, 9, 10 सब टेस्ट बुक के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया था जिसमें एयर 1 रोहित भी टेस्ट बुक के ही स्टूडेंट थे। अगर आप भी चाहते हो कि सिस्टम में जाकर असली बदलाव ला सको तो टेस्ट बुक आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है, प्लस टेस्ट एनालिसिस और स्टडी नोट्स में हेल्प कर सकता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई मेरी लिंक्स का यूज करोगे और कूपन कोड HOW12 लगाओगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। चेक आउट टेस्ट बुक नाउ। अब फूलन की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उससे पहले मैं अगर आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दूं तो फूलन की शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। पति मारता था, प्लस उसने मल्टीपल टाइम्स फिजिकल अब्यूज भी किया, इसलिए वो अपने पति के घर को छोड़ के वापस मायके आ गई थी। गांव में बदनामी होना शुरू हुई। गांव के सरपंच के बेटे ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और फूलन को गांव से ही बाहर निकाल दिया। वो अपने एक कजन कैलाश के घर जाके रहने लग गई, उससे भी शादी की, लेकिन फिर वापस अपने घर आ गई। पुलिस ने झूठे इल्जाम में उसको अरेस्ट कर लिया और मल्टीपल टाइम्स फिजिकल अब्यूज भी किया। इतनी कम उम्र में ही फूलन देवी काफी कुछ सहन कर चुकी थी। एक रात जब फूलन अपने गांव गोरहा का पूर्वा में सो रही थी, तब अचानक एक डकैत की गैंग ने गांव पर अटैक कर दिया। ध्यान से एक बार इस गैंग को देखो। ये जो बंदा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनका लीडर बाबू गुज्जर, और ये जो बाबू गुज्जर के साइड में खड़ा है, ये है विक्रम मल्ला, जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड है। इनको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये लोग आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ 3 अलग अलग केस सिनेरियोज हैं और अलग अलग मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग बात बोलते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन ये बात आज तक किसी को ठीक से नहीं पता और फूलन देवी ने भी इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि फूलन देवी को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को डाकुओं के हवाले कर दिया, और कुछ कहते हैं कि फूलन खुद अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुकी थी और अपनी मर्जी से ही डकैतों के साथ चली गई। सच क्या था, ये आज भी एक राज ही है। एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये कि बाबू गुज्जर की गैंग भी 2 अलग अलग कास्टों से मिलकर बनी हुई थी। एक तरफ थे ठाकुर जो अपर कास्ट के थे और दूसरी तरफ थे मल्ला
जो लोअर कास्ट के थे। खुद बाबू गुज्जर भी एक ठाकुर था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग जातियां ही आगे चल के इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली हैं। खैर, बाबू गुज्जर की नजर भी फूलन पर थी और उसने अगले 72 घंटों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया। लेकिन तीसरे दिन शाम को स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। विक्रम मल्ला, हाँ वही जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड था, वो फूलन को पहले से ही पसंद करता था। जब उसने देखा कि फूलन के साथ इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बाबू गुज्जर को वहीं पर गोली मार दी। बाबू गुज्जर के मर्डर की खबर पूरे आसपास के गांव कस्बों में आग की तरह तेजी से फैल गई। साथ ही ये भी सबको पता चल गया कि विक्रम मल्ला, जो फूलन की ही जाति का था, उसने अपने अपर कास्ट लीडर को मार दिया है और ना सिर्फ ये, वो इस पूरी गैंग का लीडर भी बन चुका है। ये